अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी डेली एनालिसिस की वीडियो को और चेक करते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से मेन फंडामेंटल इवेंट्स हैं। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले मेरे पास फैक्ट्री ओपन हो गया। इसमें हम आज के कुछ अहम फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलीजेस हैं। सबसे पहले हमारे पास 5:30 बजे एनएफपी का डाटा है। एनएफपी एक मंथ की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलीज है। लेबर मार्केट के हवाले से ये डाटा आता है जो कि हमें इंडिकेट करता है कि लेबर मार्केट के अंदर कितनी नौकरियां बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो कितना है, और उसके बाद जो लोगों को होरली वेजेस मिलती हैं, घंटे की बुनियाद पर तनख्वाह, उनको जो पैसे मिलते हैं कि 1 घंटा वो काम करें तो 1 घंटे के बाद उनको जो पैसे मिलते हैं वो वेजेस क्या है, वेजेस की परसेंटेज क्या है। ये चीजें इस डाटा के अंदर हमें बताई जाती हैं। इस डाटा की मेनली तीन रिलीजेस होती हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं डाटा के। एवरेज होल्डिंग अर्निंग के बाद नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर इसके वजह से मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं तो एवरेज होल्डिंग अर्निंग में अगर हम देखें तो प्रीवियस जो रीडिंग है -0.2% है, और जो फोरकास्ट की जा रही है वो 0.3% की जा रही है। होल्डी अर्निंग में पॉजिटिव फोरकास्ट की जा रही है कि वेजेस बढ़ सकती है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये डाटा या तो फोरकास्ट के मुताबिक आ जाएगा, या ये प्रीवियस जो रीडिंग है वो 0.2% उसी के मुताबिक आ सकता है। उसके बाद अगर हम एनएफपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज को देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो प्रीवियस रीडिंग थी वो 147 के की थी, अब जो फोरकास्ट की जा रही है 106 के की जा रही है। अगर इसके वजह से मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं तो ये डाटा पॉजिटिव आ सकता है। ये नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा पॉजिटिव आएगा हमारे पास 5:30 बजे। उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा या तो फोरकास्ट के अकॉर्डिंग आएगा या तो फोरकास्ट से भी पॉजिटिव आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो ये था एनएसपी के हवाले से मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ओवरऑल मैं तो डाटा को पॉजिटिव देख रहा हूँ, लेकिन अगर कोई मेंबर ट्रेड करना चाहता है तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करे इस डाटा को, क्योंकि मार्केट लिक्विडेट कर सकती है। पिछली मरतबा भी मार्केट के जो ओवरऑल इकोनॉमी की पिक्चर थी वो हमें बता रही थी कि एनएफपी का जो डाटा है वो हमारे पास नेगेटिव आएगा, लेकिन प्रीवियस जो मंथ एक्चुअल डाटा आया था वो पॉजिटिव आया था। इस मतलब हमें जो ओवरऑल इकोनॉमिक पिक्चर है, ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जिनको देखकर हम एनएफपी का अंदाजा लगाते हैं कि एनएफपी का डाटा हमारे पास क्या आएगा, वो हमें ओवरऑल बता रहे हैं कि डाटा बिट पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी मार्केट के अंदर उल्टा डाटा आ सकता है, क्योंकि मार्केट में 100% तो हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चलती मार्केट। इसलिए आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करनी है अगर कोई मेंबर इस डाटा को ट्रेड करना चाहता है। बाकी सेकंड नंबर पर हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा। ये डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मेनली चार कंपोनेंट होते हैं, चार रिलीज होती हैं इस डाटा की। इसको आप एफएक्स या इन्वेस्टिंग.com के इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर देख सकते हैं। ये फॉरेक्स फैक्ट का जो इकोनॉमिक कैलेंडर होता है इसके अंदर सिर्फ चंद ही डाटाज होते हैं। कुछ जो डाटाज होते हैं ना, जो डीपली होते हैं, डीप डाटाज होते हैं, वो इसके अंदर नहीं मौजूद होते। इसके अंदर मेन मेन डाटाज होते हैं। जैसे आई से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के चार कंपोनेंट होते हैं, चार रिलीज होती हैं कंप्लीट, तो इसके अंदर सिर्फ आई से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और प्राइसिस का डाटा है। इसके अंदर हमारे पास ना तो न्यू ऑर्डर्स का डाटा है और ना ही एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी या कम हुई है। ये डाटा इसके अंदर नहीं है। आप उन्हें एफएक्स स्टेट की इकोनॉमिक कैलेंडर या इन्वेस्टिंग बोर्ड के इकोनॉमिक कैलेंडर में देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रिवाइज्ड यूनिवर्सिटी और मिचिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये ऐसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे भी यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। हम डीएक्सवाई के अंदर एक बुलिश मोमेंटम देखेंगे। या ऐसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की भी ये हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथली रिलीज है। तो इसे हम इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में कवर करेंगे कि इस डाटा का मार्केट के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स। अब हम ऐसा करते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास एक न्यूज आर्टिकल ओपन हो चुके हैं, हम सबसे पहले इसे एनालाइज कर लेते हैं। गोल्ड प्राइस फ्लैट लाइन अबव 1 मंथ लो एज ट्रेडर सीन रिलेक्टेंट अहीड ऑफ यूएस एनएफपी रिपोर्ट। सोने की कीमत में काफी ज्यादा कमी देखी गई है। उसकी जो मेन रीजन है वो ये है कि जो मार्केट के सेंटीमेंट है उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है हमें, और जो ट्रेड जो डील्स हुई हैं, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की डील्स हुई हैं, जो उस पर उसका सोने की कीमत पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से सोने की कीमत जो है वो 1 मंथ लो के करीब आ चुकी है। गोल्ड प्राइस स्ट्रगल टू कैपिटलाइज ओवर ऑन द ओवरनाइट मॉडेस्ट गेन एम द फेड हगिश यील्ड। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एफओएमसी के हवाले से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि फेड हगिश रहेगा। ओवरऑल जो फेड है, फेडरल रिजर्व, वो हगिश रहेगा, हॉकी स्टैंड रहेगा उसका। तो ओवरऑल जो मीटिंग आई थी, मीटिंग के अंदर भी इस स्पीच के अंदर ओवरऑल जो फेडरल रिजर्व था वो हॉकिश था। बिल्कुल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मार्केट के अंदर मूवमेंट हुई है। डीएक्सवाई के अंदर हमें एक पंप देखने को मिला है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हॉकिश मूव आ सकती है, हॉकिश ही मूव आई है, और डीएक्सवाई के अंदर हमें एक पंप देखने को मिला, और गोल्ड के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली है एफओएमसी के टाइम, एफओएमसी के बाद। यूएसडी क्लाइम्स टू फ्रेश मल्टी वीक पीक एंड कंट्रीब्यूट टू कैपिंग द प्रीशियस मेटल। जो डीएक्सवाई है, डीएक्सवाई में काफी ज्यादा हमें पंपिंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सोने की कीमत पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है और सोने की कीमत में कमी देखने को मिल रही है हमें। ट्रेड एक्ट एज अ टेलविंड फॉर एक्सएयू यूएसडी पेयर्स एज ट्रेडर नाउ अवेट फॉर एनएफपी रिपोर्ट। जो ट्रेड की अभी भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी मौजूद है मार्केट के अंदर, ये थोड़े से सपोर्ट कर सकती है सोने की कीमत को। बाकी आज हम
आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो एनएफपी के डाटा पर होगा। उसके बाद ये हम थोड़ा सा इसे डिटेल से थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि यूएस डॉलर प्रोलोंग्स टू इट्स हाईएस्ट लेवल एम्ड द फेडरल रिजर्व हाकिश देन एक्सपेक्टेड स्टैंड। सर मैंने आपको बताया था कि फेडरल रिजर्व हाकिश रहेगा, उसी तरह ये फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल सभी इसके अंदर हाकिश रहे थे। इस वजह से डीएक्सवाई में हमें पंपिंग देखने को मिली है। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इम्पोजिंग हाई टैरिफ ऑफ अप टू 41% उनकी ट्रेडिंग पार्टनर्स अक्रॉस द ग्लोब। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने 41% टैरिफ लगा दी है अपने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर पूरी दुनिया में। तो ये जो न्यूज है गोल्ड को सपोर्ट कर सकती है। ये हमें इंडिकेट कर रही है कि अभी मार्केट के अंदर जो ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज है वो कम्प्लीटली तौर पर खत्म नहीं हुई, अभी भी अनसर्टेनिटीज मौजूद है मार्केट के अंदर। अगर कोई मेरे डिटेल के साथ इसे पढ़ना चाहे तो ये आगे इसकी डिटेल है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस। ये मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डीएक्सवाई के अंदर मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस के अंदर बताया था कि डीएक्सवाई एक ना सप्लाई एरिया पर है। मार्केट अपने प्रीवियस हाई को स्वीप किया, अगर मार्केट अपने ये जो दो लोज हैं उनको ब्रेक करती है, ब्रेक करके अपसाइड आती है तो अपसाइड से आप सेलिंग देखेंगे। लेकिन मार्केट ने इन लोज को ब्रेक ही नहीं किया और हमें सेल की कंफर्मेशन ही नहीं दी और मार्केट बाय साइड उठ गई। इसकी रीजन यही थी कि एफओएमसी के अंदर फेडरल रिजर्व का जो हॉकी स्टैंड था उसने डीएक्सवाई पर अपना पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ा। डीएक्सवाई का इसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। अब हम ऐसा करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं और बड़े टाइम फ्रेम से डीएक्सवाई को डीपली एनालाइज। ये मेरे पास मंथली टाइम फ्रेम ओपन हो गया है। कल मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हुई है, तो मंथली टाइम फ्रेम से आज हम शुरू करते हैं अपने ये मंथली कैंडल को। अगर हम चेक करें तो मंथली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, जिसके अप साइड के ऊपर बिल्कुल ना होने के बराबर छोटी सी वीक है और डाउन साइड के ऊपर एक रिजेक्शन है। तो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल क्लोज किया जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट मंथ होगा वो भी डीएक्सवाई के अंदर बुलिश ही रहेगा। डीएक्सवाई में हमें मंथली कैंडल बाय बता रही है। अगर हम वीकली में आ जाए, वीकली कैंडल भी हमें बाय बता रही है। वीकली कैंडल आज क्लोज होगी, अगर वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है इसी तरह तो नेक्स्ट वीक भी हम बाई एक्सपेक्ट करेंगे। डीएक्सवाई को नेक्स्ट वीक भी बाई की एक्सपेक्ट करेंगे। इस वीक के अंदर डीएक्सवाई का स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है। उसकी जो मेन रीजन है वो ये है कि मार्केट के जो सेंटीमेंट इंप्रूव हुए हैं, ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज हैं वो कम हुई हैं और ट्रेड डील्स फाइनलाइज हुई हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की ट्रेड डील फाइनलाइज हुई है और इस तरह बाकी मुल्कों के साथ भी अमेरिका की ट्रेड डील्स फाइनलाइज हुई है। इसकी वजह से डीएक्सवाई में हमें एक पंप देखने को मिला है। तो वीकली भी हमें अभी स्टिल बाय बता रहा है, मंथली बाय, वीकली बाय। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को चेक करें तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दी है। हमारे पास जो मेजर हाई पड़ा हुआ था उसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि डेली टाइम फ्रेम भी हमें बाई एक्सपेक्ट कर रहा है। और अगर कल की कैंडल हम चेक करें तो कल की कैंडल ने प्रीवियस वीक हाई के अबव क्लोजिंग दी है, तो ये भी हमें बुलिश इंडिकेट कर रहा है। हमारा डेली बयास भी ओवरऑल बुलिश है। यदि छोटे टाइम फ्रेम में जाएं H4 के टाइम फ्रेम में, तो H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट के अंदर हमारे पास मार्केट में इस जगह पर हमारा पहले हाई पड़ा था जिसे मार्केट ने अब ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब ये है कि हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है मार्केट के अंदर। मार्केट का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है। इस जगह पर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमारी जो इंड्यूसमेंट बनती है वो हमारा ये लेवल बनता है इंड्यूसमेंट का। ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है और इसके बाद हमारे पास एक ये डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, फर्स्ट जोन जहाँ से मार्केट आफ्टर रिट्रेसमेंट बाई जा सकती है। पर सेकंड नंबर पर हमारे पास ये जोन है, लेकिन हम इसके साथ थोड़ा सा ना एफईजी को भी साथ अलाइन करेंगे ताकि मार्केट इस जोन को प्रॉपर फिल करे। एफईजी को भी साथ फिल करेगी। एफई के 50% से हम एंट्री ले सकते हैं। हमारे पास कंप्लीट जो जोन है वो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसके ऊपर। ये हमारे पास एफईजी, ये एरिया हमारे पास एफईजी है, ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मार्केट डाउन साइड आती है, इंड्यूसमेंट लेती है, तो इंड्यूसमेंट के बाद फर्स्ट जो हमारा जोन होगा तो ये होगा जहाँ से मार्केट डाउन साइड जाएगी। अगर मार्केट मजीद डाउन साइड आ जाती है तो सेकंड नंबर पर हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ये जोन है कि जहाँ से मार्केट अपना बाय का मोमेंटम कंटिन्यू करेगी। तो ये थे डीएक्सवाई के अंदर से। डीएक्सवाई को हमने ओवरऑल अब बाय में देखना है। डीएक्सवाई का मेजर जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो चुका है बाय में। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को एनालाइज करते हैं। डीएक्सवाई में हमें ओवरऑल बाइंग नजर आ रही है। ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो चुका है। गोल्ड के पेयर को हम थोड़ा सा डीपली एनालाइज कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर मैंने आपको ये बाइंग को बताया था कि अगर मार्केट इस लो स्वीप करेगी या डायरेक्ट कंफर्मेशन दे तो यहाँ से बाय करेंगे। फिर मार्केट ने कंफर्मेशन दे दी और इसका ब्रेक कर दिया, बस अब ये जोन फेल हो चुका। इसके बाद मैंने अचानक टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये हाई बताया था कि अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है तो आप यहाँ से बाय कर सकेंगे और डीएक्स गोल्ड का हमारा लॉन्ग टर्म जो बयास होगा ना उसके बाद बाय में शिफ्ट हो जाएगा। और हमारे पास ये एक सप्लाई जोन है जहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकती है। लेकिन अगर किसी मेंबर ने सप्लाई जोन से एंट्री ली है तो उसको तकरीबन 600 पिप्स की मार्केट मूवमेंट मिली है। 600 पिप्स इसने कैश किए हैं। ये छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ये छोटे टाइम फ्रेम में आए तो मैंने आपको ये 3 के टाइम फ्रेम का कुछ बताया था। लोन की अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है और रिट्रेसमेंट लेती है तो आप बाइक से नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है तो आप रिट्रेसमेंट के ऊपर सेल करेंगे। तो मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट तो नहीं ली। अगर किसी में डायरेक्ट एंट्री लिया तो उसे तकरीबन अच्छी खासी मार्केट मूवमेंट ली होगी, उसने अच्छे खासी टिप्स कैच की होंगे इस लेवल से। कि हम चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और बड़े टाइम फ्रेम में जाकर प्रॉपर एनालाइज करते हैं अगेन से गोल्ड को मंथली टाइम फ्रेम से, क्योंकि कल मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हुई है हमारे पास। ये हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो इस मंथ की जो कैंडल क्लोज हुई है वो साइड बार में क्लोज हुई है। ओवरऑल जो हमारा गोल्ड का बयास है वो बुलिश है।
ये तीन कैंडल्स 3 मंथ से मार्केट रेंज कर रही है, 3 महीनों से ओवरऑल जो हमारा इनसाइड बार में मार्केट ने कैंडल क्लोज की। इनसाइड बार में अगर हम कैंडल को देखें तो अप साइड पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, डाउन साइड बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। तो इनसाइड बार में अगर हम देखें तो ये कैंडल हमें थोड़ा सा बेरिश इंडिकेट कर रही है, लेकिन ये हमारे पास एक लिक्विडेशन का साइन हो सकता है, क्योंकि ये इनसाइड बार में कैंडल मार्केट इस मंथ भी बाय मोमेंटम अपना कंटिन्यू कर सकती है। वीकली टाइम फ्रेम में हम चेक करें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट अभी सेल की कैंडल बना रही है अपनी। ये कैंडल आज क्लोज होगी, अगर ये कैंडल वीकली जो कैंडल है हमारे पास वो 3310 से ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम नेक्स्ट वीक को बाय में एक्सपेक्ट करेंगे। ये जो हमारे पास ऊपर है 3310 का, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए बाइंग के लिए। अगर मार्केट के अंदर ये जो कैंडल है वो इस लो के नीचे क्लोज हो जाती है, ये हमारे पास 3283 का लो है, इसके नीचे मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज होती है तो फिर हम नेक्स्ट वीक को सेल एक्सपेक्ट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में चेक करें तो जो कल कैंडल क्लोज हुई है वो एक से ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन खा के स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है, क्योंकि हमें इंडिकेट कर रही है कि ओवरऑल हमारा जो बयास है वो सेलिंग क्या है। लेकिन मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है, एनएफपी की वजह से मार्केट थोड़ा सा अंडर प्रेशर के अंदर है। फोर के अंदर आए तो एच फोर के अंदर मार्केट के अंदर ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी। स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने के बाद मार्केट अब ओवरऑल एक रेंज के अंदर फंसी हुई है एनएफपी की वजह। उसके बाद एच वन के अंदर आ जाए तो एच वन के अंदर मार्केट का ये जो हाई है, ये जो हाई है मार्केट का, ये हाई तकरीबन ब्रेक हो चुके हैं। ये हाई मार्केट ने स्वीप किया, उसके बाद मार्केट ने इस जगह पर इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे दी। एच वन के अंदर तो प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग नहीं है, लेकिन M30 के अंदर प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग है। एच वन के अंदर कैंडल क्लोजिंग तो है, लेकिन बिल्कुल छोटी सी बॉडी कैंडल क्लोज हुई है ऊपर, छोटी सी बॉडी के साथ कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। एच वन को देखें तो एच वन तो हमें अभी थोड़ा सा बाय बता रहा है इस लेवल तक, ये हमारे पास लेवल बनेगा सेलिंग के लिए। इस लेवल तक एच वन के अंदर हमें बाइंग नजर आ रही है। मार्केट इस लेवल में आती है तो इस लेवल से हम गोल्ड को सेल पकड़ेंगे, लेवल के स्वीप पर। अगर स्वीप हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है, वरना सिंपल भी आप कोई कंफर्मेशन देकर डायरेक्ट टाइम ले सकते। एच वन के एनालिसिस से M30 में आए, मजीद छोटे टाइम फ्रेम में आए तो यहाँ पर हमारे पास एक किस्म का एक ये पूरा M15 का एरिया था, यहाँ से अभी मार्केट की थी। अभी हमारे पास ये कंप्लीट जोन था M15 का, हमारे पास M15 का कंप्लीट जोन था। इसके लोग मार्केट ने स्विच किया और मार्केट अपसाइड उठी है। और यहाँ पे मार्केट ने M15 के अंदर MSS दे दिया है, MSS दिया और यहाँ से मार्केट अपने एक ऑर्डर ब्लॉक जोन से उठ गई। तो अगर हम करंट गोल्ड को देखें तो हमें ना थोड़ा सा वेट करना चाहिए NFP का, कि थोड़ी सी सिचुएशन क्लियर हो और उसके बाद मार्केट के अगर हम लॉन्ग टर्म बयास बनाए गोल्ड के अंदर तो फिर हम एंट्री पकड़ें। फिर थोड़ी सी सिचुएशन अनक्लियर है गोल्ड की, गोल्ड ओवरऑल एक रेंज है, तो रेंज के अंदर हमेशा फिर लिक्विडेट कर जाती है, प्रॉपर ट्रेडिंग डिसीजन नहीं होता। तो हमें इस वक्त वेट करना चाहिए। चेक करें M30 के अंदर मार्केट ने ये MSS को भी स्वीप की है, मार्केट ने स्वीप करके अगेन स्वीप कर ली है। तो अभी हमारे पास ये प्रॉपर बाई का सिग्नल भी नहीं दिया मार्केट ने, तो अभी वेट करें। इस वक्त एनएफपी का डाटा आता है, एनएफपी के डाटा आने के बाद आप डाटा को देखते हुए मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान कीजिएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि यूरो यूएसडी पेयर की तरफ जाते हैं और उसे एनालाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास यूरो यूएसडी का पेयर ओपन हो चुका है। यूरो यूएसडी के अंदर मैंने आपको H1 के टाइम फ्रेम के अंदर बाइंग बताई थी कि अगर मार्केट मैसेज देती है तो आप रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय करेंगे, लेकिन मार्केट ने एमएसएस दिया नहीं तो आपकी बाइंग नहीं बनती। मार्केट ने एमएसएस के बगैर ही अपने लोग को ब्रेक कर दिया। इसकी रीजन मैंने आपको बताई थी, मार्केट के सेंटीमेंट इंप्रूव हुए, यूएस यूरो की ट्रेड डील हुई, इसके अंदर यूरोपियन यूनियन के ऊपर 15% टैरिफ लगाए गए। इसकी वजह से यूरो के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली है। अगर हम मंथली कैंडल चेक करें तो मंथली कैंडल ने प्रीवियस मंथ कैंडल का हाई टेकन आउट किया है और एक बेरिश कैंडल क्लोज किया है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है हमारे पास, जो कि मिटिगेट कर रही है कि नेक्स्ट हमारे पास मंथ है वो भी सेल साइड आ मार्केट किस तरह मोमेंटम कर सकती है। अगर मार्केट को बाय जाना भी है तो मार्केट पर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेगी सेल साइड, फिर उसके बाद बाय जाएगी। उसके बाद अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम की जो कैंडल इस वक्त है वो तो ओवरऑल बेरिश की टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश में है। इस वक्त काफी ज्यादा सेल आ चुकी है। अगर ये कैंडल इस जगह क्लोज हो जाती है, ये जो हमारे पास लो है 1.14462 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम के साथ क्लोज होती है तो फिर हम नेक्स्ट वीक भी यूरो यूएसडी को सेल करेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर हमारे पास ये एक किस्म का लिक्विडेशन सीन होगा। इसको हम आफ्टर क्लोजिंग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के साथ क्लोज होती है या मामूली सी कैंडल क्लोज होती है। उसके बाद DXY अगर यूरो यूएसडी के अंदर हम स्ट्रक्चर मैपिंग करें D1 के टाइम फ्रेम में तो हमारा जो प्रीवियस ब्रेक स्ट्रक्चर था वो इस लेवल पे था। तो मार्केट हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, इसकी हमारे पास इंड्यूसमेंट ये इंड्यूसमेंट हमारे पास ये बनी थी कि हमारे पास वैलिड लो है। उसके बाद यहाँ पे अब तक इस हाई तक हमारे पास कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंड्यूसमेंट नहीं थी, इसलिए ये हमारे पास वैलिड नहीं है। हमारे पास ये वैलिड लो है D1 का। D1 के अंदर अगर हम अब चेक करें तो हमारी जो D1 की इंड्यूसमेंट थी ये बनती थी, जो कि मार्केट के अंदर टेकन आउट हो चुकी है। मार्केट ने अपनी इंड्यूसमेंट टेकन आउट कर ली है और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट जोन बनती है ना D1 के मुताबिक बाइंग, वो ये एरिया बनता है। ये हमारे पास डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ से हमें बाइंग मिलेगी। अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में देखें तो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास कोई भी यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है जहाँ जिसको हम एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर लें। हमारे पास लो अगर मार्केट की स्विंग करती है तो स्विंग पर भी हम बाइंग देख सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक इस लेवल तक हम यूरो यूएसडी के अंदर सेलिंग देखेंगे। 1.1912 तक हम यूरो यूएसडी के अंदर सेलिंग ही देखेंगे। अगर मजीद छोटे टाइम फ्रेम में फोर के टाइम फ्रेम में है तो फोर के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक सेलिंग जोन आ रहा है। ये हमारे पास ये किस्म का लिक्विडिटी पॉइंट है और उसके बाद हमारे पास ये एक हमारे पास कंप्लीट सेलिंग जोन बार है। ये ऑर्डर ब्लॉक और ये सेलिंग जोन हमारे पास बार है। अगर मार्केट यहाँ से उठती है और ये लिक्विडिटी टेकन आउट करती है तो यहाँ से हम
तो यूएसटी को सेल करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऊपर ज्यादा आने के चांसेस तो नहीं है मार्केट के, यहाँ ज्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे से ही ड्रॉप हो जाए, लेकिन अगर मार्केट ऊपर आ भी जाती है तो फिर हमारे पास ये जोन है, यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ जाएगी, तो हमारे पास एक्सट्रीम में एक जोन पड़ा हुआ है। ये थे यूरोबीएसटी का एनालिसिस, थी हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो। तो आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।